Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से आपके सेम स्पॉटिंग एरर्स की। आपकी सीरीज है 100 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स को लेके। तो देखो, बड़े सेलेक्टेड से मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं और कोशिश की गई है कि उन सारे एरियाज को, यानी कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाए जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, जिससे आप अपनी स्टडीज को अपने हिसाब से रोड मैप कर सकते हैं। साथ के साथ आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, जिसमें डिटेल्ड प्रैक्टिस है, हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट मॉड्यूल है, टारगेट ट्रैकिंग है। मॉक टेस्ट आपको मिलता है 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चंस। साथ के साथ आपको मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलती है। गॉन आर द डेज फॉर द पीडीएफ, सब आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, जो यूपीएससी सीडीएस के लिए भी हैं, ओटी के लिए। आप चाहें तो सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश, जीएस या मैथ्स स्पेशल। साथ के साथ आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ, डेली क्विजेज आपको मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं, और करंट अफेयर्स एंड न्यूज अपडेट्स आपको मिलेंगे, वीकली मंथली एमसीक्यूज, और आपकी डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आपका डिजिटल वेंचर्स और बात करते हैं, ये है आपके लिए भी कॉन्टेक्ट नंबर जहां आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, स्पॉटिंग एरर्स डे 3, तीसरा दिन। वैसे ही बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस एक एक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश और आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाने का एक नजरिया। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन जम्मू एंड कश्मीर अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स आर फेसिंग टॉर्मेंट्स एंड पेन्स ऑफ कर्फ्यू सिंस लास्ट मंडे। ओके, अब देखते हैं क्या एरर होगा। किसी सेंटेंस की शुरुआत हुई लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर इन JNK, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस से शुरू कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स यानी कि बहुत सारे लोग, आर फेसिंग फेस कर रहे हैं, टॉर्मेंट्स मतलब टॉर्चर, एंड पेन्स दुख। पेन मतलब होता है, एक तो फिजिकल पेन होता है, एक पेन्स मतलब होता है परेशानियां, समस्याएं। किसका? ऑफ कर्फ्यू। कब से महसूस करें? सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से। ठीक है, तो एक रूल होता है, एक आता है बच्चों आपका सिंस। ये आप हमेशा लगाते हैं डेफिनिट टाइम के साथ, जब टाइम आपका डेफिनिट हो कोई भी। ठीक है, अब डेफिनिट टाइम क्या हो सकते हैं? जैसे मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, कोई भी नेम ऑफ द वीक हो सकता है, कोई भी नेम ऑफ द मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकती है, मॉर्निंग इवनिंग फ्रैक्शंस हो सकते हैं, घड़ी के टाइम हो सकते हैं, 2 बजे 4 बजे। ठीक है, तो डेफिनिट टाइम के साथ हम हमेशा सिंस लगाते हैं, और फॉर का यूज हम करते हैं हमेशा इनडेफिनिट टाइम के साथ। इनडेफिनिट टाइम होता है 2 बजे 4 बजे, सॉरी 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 10 घंटे से। ये आपके इनडेफिनिट टाइम होते हैं, 2 दिन से हो गया, 10 साल से हो गया। अब एक रूल ये होता है कि यदि मैं इनडेफिनिट टाइम को देखूं, तो मैंने कहा कि इनडेफिनिट टाइम के पहले हमेशा हमारा फॉर लगता है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी लिख देता हूं साथ के साथ, आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल देखो, फॉर 2 डेज। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपका ये इंडेफिनिट टाइम है और इसके पहले प्लस करके एक वर्ड लग जाए, या तो आप लगा दो लास्ट या फिर आप लगा दो पास्ट। ये तो फिक्स कर रहे हैं ना, लास्ट या पास्ट। ठीक है, तो आपको लिखना होगा सिंस लास्ट 2 डेज। ठीक है, और अगर यहीं आप इंडेफिनिट टाइम लिखें, उसके पहले आप लगा दें लास्ट, उसके पहले आप लगा दें पास्ट, और उसके पहले आप लगा दें डेफिनिट आर्टिकल द। तो डेफिनिट आर्टिकल द इस टाइम को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है, और ये फिर वो कोई भी टाइम हो जाता है। तो इसीलिए इसके साथ लगाते हैं फॉर द लास्ट 2 डेज, फॉर द लास्ट 2 डेज। तो फॉर 2 डेज होगा, सिंस लास्ट 2 डेज होगा, और फॉर द लास्ट 2 डेज होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई? तो यहां से हमें सिंस एंड फॉर क्लियर हुआ कि लास्ट मंडे लिखा है, तो सिंस का यूज बिल्कुल सही करा गया। अब दूसरे रूल पे आते हैं। एक तो ये रूल हो गया जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मैं सेंटेंस कहता हूं आई एम प्लेइंग, ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही लिखा गया, आई एम प्लेइंग। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को किसी टाइम से लिख दूं और मैं ये कह दूं आई एम प्लेइंग
आई एम प्लेइंग कब से, मैंने कह दिया सिंस 2 PM, 2 बजे से खेल रहा हूं, ठीक है। आई एम प्लेइंग सिंस 2 PM। अब देखो होता क्या है कि जो आई एम प्लेइंग है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसका मतलब होता है कि काम चलते जा रहा है, काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ हमें कोई नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने सिंस 2 PM कहा तो मैंने आपको ये बता दिया कि काम 2 बजे से शुरू हुआ है और जब बोला गया है तब तक चल रहा है। इसका मतलब 2 बजे से लेके अब तक काम कंप्लीटेड है ना, लेकिन आगे चलेगा। तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये एक्शन जो है वो सेमी फिनिश्ड है। सेमी फिनिश्ड है क्योंकि 2 बजे से लेके अब तक का तो खत्म हो गया लेकिन बाकी बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड, ये आंसर होता है। तो आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो जब सेमी फिनिश्ड होता है तो कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा जाता है, क्योंकि जब भी कोई काम कंप्लीट होगा तो परफेक्ट में ही कंप्लीट होगा। तो आपको इस सेंटेंस को लिखना होगा आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा इन जम्मू एंड कश्मीर अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स आर फेसिंग टॉर्मेंट्स एंड पेन्स ऑफ कर्फ्यू सिंस लास्ट मंडे। तो इसका मतलब जो आर फेसिंग आ रहा है ना, बस यही गलत है। आपको लिखना होगा हैव बीन फेसिंग, क्योंकि हैव बीन फेसिंग का मतलब है लास्ट मंडे से अब तक तो फेस कर रहे हैं एंड इट्स कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब ये सेमी फिनिश्ड होगा। आंसर आपका किस पार्ट में होगा, आंसर आपका बी पार्ट में होगा। अगर आपसे कोई पूछा आंसर किस पार्ट में, तो आप लिख सकते हैं कि आंसर हमारा बी पार्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझा जाए कि हम उसको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब समझ लें उसके बारे में। ड्यूरिंग आवर विजिट टू द टेक्सटाइल म्यूजियम द क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम की देखभाल करते हैं, mentioned that the fine quality clothes are produced in limited quantities and is exported to several European countries। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए सेंटेंस को। During our visit to the textile museum, the curator mentioned that the fine quality clothes are produced in limited quantities and are exported to several European countries। ड्यूरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, प्रपोजिशन है। टाइम की बात करेगा तो आर विजिट टू द टेक्सटाइल म्यूजियम होगा, ये टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। द क्यूरेटर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसने कहा मेंशन, वो मेंशन करता है क्या, दैट, उसने मेंशन किया क्या, दैट द फाइन क्वालिटी क्लोथ्स आर प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज में एंड इज एक्सपोर्टेड टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को हम एक वर्ड देखते हैं, उससे आप समझ पाओगे। वर्ड है CLOTH, क्लोथ। ये क्लोथ होता क्या है, ये एक नाउन होता है। अब ये कौन सा नाउन है यही हमें समझना होगा। इस क्लोथ के कई मतलब है। जैसे अगर क्लोथ का मतलब क्या होता है, क्लोथ का मतलब कपड़ा हो, पूरा कपड़ा इन जनरल, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना वी नीड क्लोथ फॉर दिस ड्रेस, इस ड्रेस के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, या आई डील इन क्लोथ, मैं क्लोथ में डील करता हूँ, यानी कि मैं कपड़े में डील करता हूँ। तो जब आप कपड़ा वर्ड बोलते हैं इन जर्नल तो आप क्लोथ वर्ड का यूज करते हैं और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। फ्रेक वर्ड आता है CLOTH, क्लोथ, ठीक है। इसको आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, तब ये पर्टिकुलर होगा और इसका मतलब हो जाता है अ पीस ऑफ क्लोथ। जैसे आपने कहा आई हैव अ क्लोथ फॉर शर्ट, मेरे पास शर्ट के लिए कपड़ा है, तो इट मीन्स यू कैन से अ पीस ऑफ क्लोथ यू हैव, ठीक है। फिर आप कह सकते हो CLOTHS, क्लोथ्स। अब ये इसका प्लूरल है, इस वाले का नहीं, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस सिंगुलर का अब ये प्लूरल है, तो क्या समझ आ गया, ये सिंगुलर है तो प्लूरल है। वो पीस ऑफ क्लोथ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पीसेस ऑफ क्लोथ, इसका मतलब होगा पीसेस ऑफ क्लोथ, ठीक है। ये बनेगा क्लोथ्स का मतलब ये हो गया। अब यहां तक जो बात हुई है वो अनस्टिच्ड कपड़े हैं, मतलब कपड़े के टुकड़े, जैसे आप शूटिंग एंड साइटिंग वाले आते हैं, पैंट शर्ट्स के लेके आते हैं, दैट वन। अब थर्ड एक और नया वर्ड आता है, वो आता है CLOTHES, क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या होते हैं, या तो आप स्टिच्ड कह लो या फिर आप कह सकते हो
प्रॉपर ड्रेस, ठीक है, जैसे आप ड्रेस कहते हो जो पूरी बनी हुई है। अब किसी ने एक सेंटेंस लिख दिया, आई नीड क्लोथ्स फॉर द इवनिंग इवेंट। आई नीड क्लोथ्स फॉर द इवनिंग इवेंट, ठीक है, मुझे इवनिंग इवेंट के लिए क्लोथ्स की जरूरत है। अब इवेंट में क्लोथ्स का कपड़ा लेके जाओगे, पीसेस ऑफ क्लोथ आप लेके जाएंगे, आप कहेंगे नहीं सर आई नीड ड्रेस। तो अगर आप ड्रेस की बात कर रहे हो तो आपको कहना होगा, यहाँ वर्ड होगा CLOTHES, आपको क्लोथ्स लिखना होगा। आई नीड क्लोथ्स फॉर द इवनिंग इवेंट, आप ऐसे लिखेंगे। तो अब सेंटेंस में नजर डालते हैं। ड्यूरिंग अ विजिट टू द टेक्सटाइल म्यूजियम द क्यूरेटर मेंशन्ड दैट द फाइन क्वालिटी क्लोथ्स, अब ये क्लोथ्स नहीं होगा, फाइन क्वालिटी क्लोथ होगा। यहाँ ड्रेस की बात नहीं हो रही, इज प्रोड्यूस्ड हो रहा है बेटा क्या, कपड़ा इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड इज एक्सपोर्टेड टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम फॉर द मॉर्निंग असेंबली, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो ये जो एवरीवन है इसके बारे में समझते हैं। एक आपने देखा होगा ऐसे लिखा था EVERY एवरी और फिर लिखा गया वन, ठीक, और एक लिखा था EVERYVON एवरीवन, ठीक है। यहाँ जो एवरी होता है वो एक डिटर्मिनर होता है और वन जो होता है इसमें प्रोनाउन होता है। यहाँ जो एवरीवन वन वर्ड होता है ये पूरा का पूरा प्रोनाउन होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। एवरी वन जब आप कहते हो तो जब ये डिटर्मिनर है तो वन को एम्फेसाइज करता है, यानी कि ये बात करता है इंडिविजुअलिटी की, समझ गए। और ये एवरी वन बात करता है ऑल यानी कि सब की। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक टू एवरीवन या एवरीवन इन द हॉल। एक दोबारा लिखते हैं सेंटेंस पूरा, देखिए ऐसे लिख देते हैं, मैनेजर wants to meet everyone या everyone in the hall, ठीक है। सेकंड, मैनेजर spoke to everyone ठीक। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें समझना क्वेश्चन खुद ही पड़ता है, थोड़ा सा आइडिया देखना है। हमने कहा मैनेजर वांट्स टू मीट एवरीवन या एवरीवन इन द हॉल, मैनेजर हर किसी से मिलना चाहता है हॉल के अंदर। तो जब वो मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है नहीं सबसे एक साथ मिल लेगा कि भाई आगे सब मिल लिए, नहीं, वो उनसे मिलना चाहता है, भाई हम सबसे मैनेजर मिलेगा, यानी कि आपसे मिलेगा, आपसे मिलेगा, सबसे मिलेगा। ये इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है तो ये वाला एवरीवन होगा, ये वाला एवरीवन नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा मैनेजर स्पोक टू एवरीवन या एवरीवन, तो जब बोला होगा तो सबसे बोला होगा, सबको मैसेज दिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। या मैनेजर एवरेज मैसेज एवरीवन, ठीक है, इन द कंपनी दैट यू हैव टू बी हियर ऑन टाइम, तो सबको मैसेज कर दिया, यानी कि वो मैसेज अगर कंपनी में किया गया तो सबको किया गया एक जैसा, उसमें ये नहीं कि इंडिविजुअली आपको आया मुझे नहीं आया, ठीक, तो ये अंतर होता है। तो अब मैंने कहा एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, तो सबको एक साथ थोड़ी, इंडिविजुअली सबके लिए कहा गया है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एवरीवन। तो याद रखना जब आप एवरीवन को अलग अलग लिखते हैं तो एवरी जो होता है उसमें डिटर्मिनर होता है और वन उसमें प्रोनाउन होता है, और ये हमेशा तभी लिखा जाता है
जब इंडिविजुअलिटी की बात होती हो, यानी कि अलग अलग चीजों की बात होती हो, और एवरीवन एक साथ तब लिखा जाता है जब ये प्रोनाउन की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, wildlife officials have been trying to capture two women eaters that have attacked livestock in the past month in the hilly regions। क्या आंसर होगा बताइए। देखो, वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स सही है, हैव बीन ट्राइंग टू कैप्चर किसको, टू वीमेन ईटर्स को, दैट जिन्होंने हैव अटैक्ड लाइव स्टॉक मतलब होते हैं एनिमल्स, और ये ऐसे ही लिखा जाता है, सिंगुलर प्लूरल सेम यही होता है। ठीक है, इन द ला पास्ट मंथ, इन द पास्ट मंथ यानी कि हम बात कर रहे हैं पिछले महीने में, इन द हिली रीजन्स में। ठीक है, अब बात आती है एरर क्या है वो समझेंगे। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन का एरर है। देखो, ये एरर है सिंगुलर और प्लूरल बनाने का नाउन का। हम सबको पता है कि कुछ इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे MAN होता है तो इसका प्लूरल MEN बन जाता है, और अगर WOMAN होता है तो इसका प्लूरल WOMEN बनता है। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो दोनों मैन होते हैं, इसको वुमेन बोला जाता है, इसको वीमेन बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर होता है। अब यहाँ एक और चीज होती है क्या, कि एक वर्ड होता है, जैसे हमने कहा, मानो मैन वीमेन के जो प्लूरल बनाते हैं, तो अगर आप कहते हो MIL के मिल्क मैन, मानो आपने मिल्क मैन कहा, तो मिल्क तो इसमें काउंटेबल नाउन है, मैन आपका काउंटेबल है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, MIL के MEN बन जाएगा, मिल्क मैन। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। फिर आपने कहा एक वर्ड होता है WOMAN वुमेन, और एक वर्ड होता है डॉक्टर। अब ये दोनों वर्ड कॉमन तरीके से मतलब प्लूरल बन सकते हैं, एक सिंपल वे से ऐसे लग के प्लूरल बन सकते हैं, यानी कि दोनों का प्लूरल बनाया जा सकता है, मैं ही कह सकता हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों का प्लूरल बनाया जा सकता है तो इसका प्लूरल होगा WOMEN, पहले इसका प्लूरल बनाओ और फिर लिखो DOCTORS, डॉक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये समझाना था कि मैन एंड वीमेन का प्लूरल कई तरीके से अलग अलग बनता है। कभी कभी उस वाले कंपाउंड नाउन में हो सकता है कि कोई ऐसा नाउन हो जिसका प्लूरल ना बनता हो, जैसे मिल्क का नहीं बनता है तो हमने MAN का MEN कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बन सकता है, जैसे वुमेन का वीमेन हो सकता है, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो सकता है, दोनों का बनाते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ जो वर्ड लिखा गया ये क्या होता है। ये जो वर्ड होता है ये एक ही वर्ड होता है, इसका वर्ड का को ऐसे लिखा जाएगा वुमेन, EATER, ईटर। ठीक है, ये होता है वुमेन ईटर होता है, और इसका जो प्लूरल लिखा जाता है वो लिखा है WOMAN EATERS, ईटर्स। ये इसका प्लूरल लिखा है था वुमेन ईटर्स। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जैसे अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल में और आपके लिए लिख देता हूँ। ऐसे वर्ड अगर आपने तैयार नहीं कर रखे हैं तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं। ये हो गया मैन हीटर, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा MANHATERS, मैन हीटर्स इसका प्लूरल होगा। ठीक है, तो इन द हिली रीजन्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है वुमेन नहीं होगा, WOMAN होगा, हाइफन लगाओ, ईटर्स लिख दो। आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका A पार्ट में होगा। कोई जानना चाहता है कि कौन सा टॉपिक है तो अब आप बता सकते हो, भैया टॉपिक है नाउन, यहाँ हम पढ़ सकते हैं। और किसी को ये पूछना है तो कॉन्सेप्ट भी बता दो, तो कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो इसमें नंबर, नाउन एंड नंबर में जब स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़ाई जाती हैं तब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। The family will be unanimous in their decisions to move abroad after the property dispute। बताइए क्या आंसर होगा। The family will be unanimous in their decisions to move abroad after the property dispute। देखो, इसका मतलब होता है एक मत, एक मत। ठीक है, और फैमिली कैसा नाउन है, फैमिली है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ एक बड़ा अच्छा रूल लगता है कि कलेक्टिव नाउन को कैसे यूज किया जाए। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं,
एक सेंटेंस कहता है माई फैमिली लिव या लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, ठीक है। दूसरा, माई फैमिली लिव या लिव्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों से समझ आएगा। माई फैमिली लिव या लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, ठीक। नाउन जो होता है कलेक्टिव नाउन, वो कलेक्शन है तो वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, उसको कभी प्लूरल कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी जो कलेक्टिव नाउन है वो मल्टीट्यूड का काम करता है, यानी कि वो अपने फैक्टर्स में टूट जाता है। आप ऐसे आसान शब्दों में समझ सकते हो। भाई कलेक्टिव नाउन में 5 लोग हैं, वो पांचों एक डिसीजन भी दे सकते हैं और वो पांचों अलग अलग डिसीजन भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहां समझू, मैंने कहा माई फैमिली लिव या लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में रहती है, इसका मतलब परिवार कलेक्टिव है। करेक्ट आंसर लिव्स होगा, लिव नहीं होगा। जब आप यहाँ कहते हो माई फैमिली लिव या लिव्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेरा परिवार अलग अलग हिस्सों में रहता है इंडिया के, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब कुछ ऐसे समझ आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ रहते होंगे दिल्ली में, कुछ बेंगलोर में रहते होंगे, कुछ कहीं और। तो यहाँ फैमिली का मतलब हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबर्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मेंबर्स कैसे हो जाएंगे? मेंबर्स प्लूरल हो जाएंगे। तो इसका मतलब लिव्स नहीं आएगा, करेक्ट आंसर लिव होगा कि माई फैमिली लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। बस आपको ये देखना होता है। अब इसमें 2 ट्विस्ट हैं। हमने सेंटेंस को कहाँ करा दिया? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करा दिया, ठीक है। अब होता यह कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस भी तो आता है। जैसे आपने कहा आई एम डूइंग माई वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, शी इज डूइंग हर वर्क, सेम। तो हमने कहा द फैमिली विल बी यूनानिमस, ठीक है। होगी क्या? यूनानिमस होगी इन देयर। अब देयर क्यों आएगा? डिसीजन टू मूव, डिसीजन एक ही है ना, तो आपने कहा एक मत है इन इट्स डिसीजन। तो करेक्ट आंसर होगा इन इट्स डिसीजन टू मूव अब्रॉड आफ्टर द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है। बिल्कुल एक यूनानिमस डिसीजन आ गया। क्या? टू मूव अब्रॉड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बाद चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। Our teacher taught us a number of Victorian novels and romantic poetry last week. बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, देखिए सेंटेंस कह रहा है आर टीचर टॉट, ये हमारा सब्जेक्ट है और टॉट हमारा वर्ब है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अस हमें पढ़ा दिया ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट आ नंबर ऑफ नॉवेल्स, विक्टोरियन नॉवेल्स, ये हमारा नाउन हो गया प्लूरल, एंड रोमांटिक पोएट्री लास्ट वीक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनेगा, समझना कैसे। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड होता है पोएट्री, इसी में एरर दिख गया होगा, समझ आ गया होगा पोएट्री। ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जबकि एक वर्ड होता है पोएम, ठीक है, ये काउंटेबल होता है। इसका प्लूरल हो सकता है पोम्स, ठीक है, पोम्स इसका प्लूरल हो सकता है। अब जब हम पोएट्री की बात करते हैं तो इसके कुछ यूजेस समझते हैं। जैसे आपने कहा आई लव टू रीड व्हाट, पोएट्री। मुझे पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आई लव टू रीड पोएट्री होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई लव टू रीड आ पोएट्री आप नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? आई लव टू रीड आ पोएट्री नहीं लिख सकते। आई लव टू रीड आप पोएट्रीज नहीं लिख सकते। एक बात समझ आ गई? भाई आप दो चीजें नहीं कर सकते ना, आप ये नहीं कर सकते आई लव टू रीड अ पोएट्री, आई लव टू रीड पोएट्रीज, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। इसके आगे की बात करते हैं, वो समझो। इसके आगे की बात ये है, जब हम समझेंगे कुछ एडजेक्टिव्स भी तो होते हैं, जैसे कुछ डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। जैसे समझ लो एक डिटर्मिनर है सम। अब सम के बाद आप प्लूरल नाउन भी लगा सकते हो और अनकाउंटेबल भी लगा सकते हो। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं ये भी कह सकता हूं सम वाटर
और मैं ये भी कह सकता हूँ सम बुक्स, ठीक है, मैं ये दोनों बातें प्रूव कर देता हूँ, ठीक। फिर कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे हमने कहा मैनी, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जैसे आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो मैनी बुक्स, लेकिन आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जिनके साथ सिर्फ अनकाउंटेबल आता है, जैसे आपने कहा MUCH मच, मच के बाद बस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसलिए आप ये कह सकते हो कि मच मिल्क होगा, मच वाटर होगा, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बना, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, आर टीचर टॉट अस अ नंबर ऑफ विक्टोरियन नॉवेल्स, अ नंबर ऑफ, ठीक है। अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, विक्टोरियन नॉवेल्स बिल्कुल सही लिखा गया। एंड के बाद लिख दिया गया रोमांटिक पोएट्री। अब पोएट्री कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसको दो तरीके से सही किया जा सकता है, कैसे, एंड या तो यहां लगा दो सम रोमांटिक पोएट्री, भाई एक तरीका तो ये हो गया कि मैं क्या लिख दूं, एंड सम रोमांटिक पोएट्री, और कुछ हमने रोमांटिक पोएट्री भी पढ़ी, ठीक है। एंड एंड के बाद आप अ नंबर ऑफ नॉवेल्स हो गया, एंड आप लिख दो पीसेस ऑफ, अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, ये ए है, ये बी है, आप जैसे चाहें वैसे एरर निकाल लेना। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा मीनिंग का, लेकिन एरर निकल जाएगा। सम रोमांटिक पोएट्री का मतलब हो जाए कुछ पढ़ी है, और आ नंबर ऑफ के साथ यदि पीसेस लगा दोगे तो जितनी वो पढ़ी इतनी ही पढ़ लेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, और कभी कभी किसी के साथ जोड़ के दे दिया जाता है, ठीक। एक छोटा सा सेंटेंस समझा रहा हूं, आई हैव मैनी एग्स एंड ब्रेड। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आई हैव मैनी एग्स एंड ब्रेड। तो मैनी क्या है, ये आपका डिटर्मिनर है, प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो लगा हुआ है ना एग्स, बिल्कुल सही है। अभी जो ब्रेड है ये एंड से जुड़ा है, तो इसका मतलब मैनी इसके लिए भी आ रहा है, तो इसका मतलब मैनी ब्रेड नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आई हैव मैनी एग्स एंड, या तो कर दो सम ब्रेड, या तो कर दो सम ब्रेड, ठीक है। ये वाला तरीका एक से ही हो गया, अलग कर दिया हमने, या फिर कह दो कि आई हैव मैनी एग्स एंड स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये दूसरा तरीका हो गया। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड का मतलब है मेरे पास ब्रेड के मैनी स्लाइसेस भी हैं, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताओ क्या आंसर होगा, करिए भी क्वेश्चन को। एन एनजीओ प्रोवाइड्स a few books, pencils and stationery to the underprivileged children। बताओ क्या आंसर होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही फटाफट से आंसर देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, पहला क्वेश्चन तो बच्चों को यही गलत लगता है, एन और एनजीओ कैसे आ गए। एनजीओ में तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो ए आना चाहिए, वॉल थोड़ी है। देखिए ए एन का जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, ए प्लस एन, ए के बाद सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद प्लस करके ये लिख लो, कॉन्सोनेंट साउंड की भी बात होती है, बस हम यहां कंफ्यूज। एन के बाद हम सबको पता है वोल आते हैं, लेकिन आप यहां लिख लो भाई वोल साउंड की भी बात होती है, ठीक है। अब कैसे ये समझना है, जैसे मैंने कहा अ बॉय, तो देखो ये आ गया बिल्कुल सीधे सीधे हमारा किसके पहले, हमारा कॉन्सोनेंट के पहले। लेकिन मैं ये भी तो कहता हूं कि अ यूनिवर्सिटी, तो यू में क्या है, यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो या की साउंड है, या आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉल साउंड नहीं है, तो ये दोनों चीजें चलती हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप कहते हो कि एन ऑरेंज, ये कहते हो ना एन ऑरेंज, ठीक है। फिर आप ये भी तो लिखते हो एन आर, ठीक है, एन आर, तो इसमें आ की साउंड आती है, ओके। एच साइलेंट है, आ की साउंड आती है, तो आप इसमें एन आर लिखते हो। तो दो तरीके से एन लगाया जाता है, ठीक। जैसे अब आपने कहा एनजीओ, तो आप एन कैसे लिखोगे, आप एन ऐसे तो लिखोगे, तो इसमें पहला जो लेटर है उसके साउंड ए है, और ए की वजह से एन आएगा, क्योंकि ए जो होता है वो वॉल्स में काउंट होता है। तो एन एनजीओ प्रोवाइड्स आ फ्यू बुक्स, अब आ फ्यू क्या है, इसको लिख लो डिटर्मिनर है। इसके बाद प्लस करके नाउन कैसा आता है, इसके बाद नाउन आता है प्लूरल। तो बुक्स कैसा है, प्लूरल, बिल्कुल सही है। पेंसिल्स कैसा है, प्लूरल, बिल्कुल सही है।
एंड स्टेशनरी ये कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, आंसर होगा नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो आप ऐसा करो, सम स्टेशनरी लगा दो, एंड सम स्टेशनरी। तो आपने कहा एन एनजीओ प्रोवाइड्स आ फ्यू बुक्स, पेंसिल्स एंड सम स्टेशनरी टू द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 5 स्टार होटल इन गोवा अ गॉरमेट आस्क्ड वेटर इफ देयर वाज अ लैम्प ऑन द मेन्यू। क्या आंसर होगा बताइए। देखो, इन अ होटल, होटल क्या है, नाउन है। होटल कैसा है, 5 स्टार। तो इसको आप कहेंगे ये बना है एडजेक्टिव, तो इसको 5 स्टार्स नहीं कह सकते। ओके, 5 स्टार्स नहीं कह सकते। जैसे आप यहाँ कह सकते हो आई सॉ 5 स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ जो 5 होगा वो एडजेक्टिव होगा, और स्टार्स जो होगा वो नाउन होगा। आई सॉ व्हाट, स्टार्स, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा। लेकिन आप ये कह सकते हो कि आई हैव अ 5 ईयर प्लान। आई हैव अ 5 ईयर प्लान। तो जो ए आर्टिकल आया किसके लिए है, प्लान के लिए है, दैट इज फॉर द प्लान के लिए, ये नाउन है। और जो 5 ईयर यहाँ लिखा गया क्वालिफाइंग कर रहा है, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अंतर समझ पा रहे हो, यहाँ 5 अलग नहीं, ईयर अलग नहीं, 5 ईयर एक एडजेक्टिव होगा। इसलिए आप इस सेंटेंस के यदि ए हटा दे तो आपको लिखना होगा आई हैव 5 ईयर प्लान्स। आगे समझ, तो 5 ईयर क्या होगा, ये यहाँ एडजेक्टिव होगा, प्लान्स क्या होगा, नाउन होगा। मतलब मेरे पास 5 साल वाली प्लान्स आए हैं, 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो प्लान्स बहुत सारे लेकिन सब 5 साल वाले हैं, वो उसका एडजेक्टिव होगा। तो हमने इन अ 5 स्टार होटल बिल्कुल सही लिखा है, कहाँ, इन गोवा। ठीक है, अ गॉड, गॉड में कौन होता है, हु हैज गुड नॉलेज ऑफ फूड। आस्क्ड वेटर इफ देयर वाज अ लैम्प ऑन द मेन्यू। ठीक है, अब लैम्प के पहले ए लग तो सही रहा है, लेकिन समझेंगे ये जो लैम्प है ये है क्या। लैम्बिक एनिमल भी तो होगा भाई, लैम्बिक क्या है, लैम्बिक एनिमल है। और अगर लैम्बिक एनिमल है तो सेंटेंस बनेगा क्या, ये होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आपको कहना होगा आई सॉ अ लैम्प, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और आई सॉ मैनी लैम्प्स, आई सॉ मैनी लैम्प्स, ये इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या वो किसकी बात कर रहा है, इस एनिमल की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, गौरमे है, खाने पीने की अच्छी नॉलेज रखता है, रेस्टोरेंट में बैठा है, होटल में बैठा है। तो यहाँ वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फ्लैश की। और फ्लैश हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो उसके पहले ए नहीं आता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि जो लैम्प होता है इसका मतलब इसका फ्लैश भी हो सकता है। तो जब आप कहते हो कि इफ देयर वाज लैम्प ऑन द मेन्यू, क्या उसका फ्लैश है, तो उस फ्लैश की जो बात करो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सिंगर्स नेम appeared in the guest list which surprised many of the attendees during the event। देखो, एक बड़ा कंफ्यूजन सा है कि इन द न्यूज़पेपर होगा या ऑन द न्यूज़पेपर होगा, कौन सा वाला सही है, इन द न्यूज़पेपर या ऑन द न्यूज़पेपर। आपने कौन सा पढ़ा है, ठीक, जो भी आपने पढ़ा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो, इन द न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो ये कहता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कंटेन करती है, कहीं कंटेन होता है ना, तब इन का यूज़ करते हैं। और ऑन का यूज़ आप कहाँ करते हो, ऑन का यूज़ करते हो बस आप किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए कि किसी का प्लेसमेंट कहीं पे होगा। ठीक है, तो जैसा आप कहते हो कि देयर वाज अ गुड न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन द न्यूज़ वाज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑन द फर्स्ट पेज। ठीक है ना, तो अगर आप फर्स्ट पेज को एड्रेस करो तो आप ऑन का यूज़ करोगे, उस सेंस में आप कह सकते हो आई सॉ न्यूज़ ऑन द न्यूज़पेपर, मतलब ऑन दैट वन, उस पोजीशन पे मैंने देखी। ठीक, और जब कंटेनिंग की सेंस आएगी तब इन होगा। तो इसलिए जो मेन्यू होता है ना, मेन्यू कंटेन नहीं करता, मेन्यू के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। मानो कोई मेन्यू होता है, अगर आपने देखा है तो मेन्यू के ऊपर क्या होता है, मेन्यू के अंदर नहीं होती, मेन्यू के ऊपर डिस्प्ले होती है। तो मेन्यू किस लिए यूज किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हम ऑन द मेन्यू कहते हैं। उस सेंस में जब आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए, तो आप ऑन का यूज करते हो। सेम, तो आपने कहा था सिंगर्स नेम अपीयर्ड इन द लिस्ट नहीं होगा, ऑन द गेस्ट लिस्ट होगा, क्योंकि आप डिस्प्ले की बात करो, आप उसको कंटेन करने की बात नहीं कर रहे हो, लिस्ट के अंदर नहीं है वो। ऑन द लिस्ट, ऑन द गेस्ट लिस्ट होगा, विच सरप्राइज्ड मैनी ऑफ द अटेंडीज होगा। तो ऑन का यूज करते हैं जब आप किसी चीज को डिस्प्ले के सेंस में देखते हो, पोजीशन के सेंस में देखते हो, और इन का यूज करते हैं जब आप किसी चीज को उसके पार्ट के रूप में देखते हो। नेक्स्ट है वन ऑफ द बोट्स ट्रेवल्ड स्मूथली इन द डीप लेक ऑफ J&K। अच्छा, ट्रैवल करना तो मैं ट्रैवल करता हूँ, आप ट्रैवल करते हो ना, तो ट्रैवल्ड नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? SAILED, सेल्ड होगा। अगर आप बोट चलाने की बात करते हो तो बोट चलाने के लिए, बोट चलाने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसके लिए हम सेल्ड का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सेल्ड होगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों 10 क्वेश्चन आपकी सीरीज है 100 क्वेश्चंस की। इसमें डेली मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ सेलेक्ट करके। आप देख सकते हो 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग जॉनर से लिए गए हैं और सिर्फ स्पेसिफाइड एरियाज को हिट किया गया है। तो डेली इनको प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस को याद करते रहें, इससे आपको आइडिया आएगा कि किन टॉपिक्स में आप कमजोर हैं, किन कॉन्सेप्ट्स में आप कमजोर हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ये है आपका डिजिटल वेंचर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।